अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनीता सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। घटते हुए भूजल स्तर को बढ़ाने के काम आएगा घर की छत से गिरने वाला वर्षा जल। टमाटर की खेती से मालामाल हो रहे किसान से मुलाकात। हमारे प्रदेश में प्रतिवर्ष भूमि के जलस्तर में तेजी से गिरावट देखी जा रही है और जो थोड़ा बहुत जल उपलब्ध भी है वह भी बहुत से क्षेत्रों में तो खारा है। इसलिए इन सभी तरह की समस्याओं से बचने के लिए आपको आवश्यकता है आप घर की छत से गिरने वाले वर्षा जल को संग्रहित करें और आवश्यकता होने पर हम अपनी फसलों में सिंचाई कर सकते हैं तथा फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई कैसे करें घर की छत से गिरने वाले वर्षा जल का संग्रहण, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर कृषि अभियांत्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष जितेंद्र कुमार गौड़। जल बचत पे विभिन्न कार्य किए गए हैं, उसमें एक अनूठा उदाहरण जो है वो छत और सड़क के पानी को इकट्ठा करके और जीवनदायी सिंचाई देने से जुड़ा हुआ है। ये जो छतें हैं उनको पाइप के माध्यम से एक डिक्की में जोड़ा गया है और उसमें डिक्की में ले जाने से पहले उनको एक सिल्ट ट्रैप चैम्बर, जिसको मिट्टी निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि खोदी बनाई गई है, उसमें पानी को रास्ता दिया जाता है। वहाँ उसमें ज़्यादा मिट्टी नीचे बैठ जाती है, साफ पानी डिक्की के अंदर जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बरसात का पानी अमृत के समान है, इसे पाले पानी भी कहते हैं। प्रतिवर्ष बीकानेर में लगभग 260 से 270 मिलीमीटर बरसात होती है। यदि हम उसको सहेजें तो प्रति वर्ग मीटर लगभग 225-230 लीटर पानी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से लगभग 6-7 साल पहले यहाँ की सड़कों को ढाल देते हुए, यहाँ के छत के ऊपर ढाल देते हुए, पाइपलाइन बिछाते हुए लगभग 3 लाख लीटर पानी हम यहाँ एक डिक्की में इकट्ठा कर रहे हैं, जिसकी क्षमता लगभग 50 लाख लीटर है। इसमें नहर का पानी भी आता है, लेकिन यदि कभी बरसात के टाइम में नहर की बंदी हो जाए और हमारे पास पानी हो तो हमारी खड़ी फसलों को, हमारे खड़े पौधों को हम जीवन दे सकते हैं। सिंचाई जल की कमी को देखते हुए कृषकों को चाहिए कि सिंचाई के लिए फव्वारा बूंद बूंद पद्धति का उपयोग करें। इससे कम समय में अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो सके। इस प्रकार आप वर्षा जल का संग्रहण करके पीने के पानी की समस्या से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, साथ ही फसलों की सिंचाई करके अच्छी उपज भी ले सकते हैं। यह बात बताना उचित होगा कि राजस्थान सरकार इसके डिक्की निर्माण पर भी अनुदान दे रही है। न्यूनतम 4 लाख लीटर के पानी को अगर हम संजो के डिक्की में रखें तो उस पर लगभग 1,40,000 के आसपास अनुदान किसान प्राप्त कर रहा है। इसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए है। 350 रुपये प्रति घन मीटर पानी के आधार पे इसकी गणना की जाती है। एक घन मीटर में हम जानते हैं कि 1000 लीटर पानी आता है।
यदि हम 1 हेक्टेयर खेत में 1 सेंटीमीटर की सिंचाई देवें तो लगभग 1 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसको हम हेक्टेयर सेंटीमीटर भी कहते हैं। हमारे राज्य में खारे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यदि किसान वर्षा के जल को संग्रहित करते हैं तो खारे पानी की समस्या से छुटकारा तो पा ही सकते हैं, साथ ही पीने एवं खेती के लिए इस पानी का भी आसानी से उपयोग कर सकते हैं। किसान आज जागरूक हो गया है, पानी के नाप तोल को समझने लगा है, बरसात के पानी की कीमत को समझने लगा है। और आज ये एक अहम बात है, जब हम किसान से यही पूछें कि पानी की कीमत खेती में क्या है, तो वो तुरंत जवाब देता है कि साहब 5000 लीटर का टैंकर जब 500 रुपये में आता है और मैं इसको टांके में भरूं और मैं छोटे पौधे लगाऊं या मैं सब्जी लगाऊं तो मुझे पानी का भाव 10 पैसे लीटर मिलता है। कृषि वैज्ञानिकों को ये अब किसान को बताना होगा कि वो क्या लगाए। जैसे लौकी हम लगाएं तो लौकी की फसल खेत में 80 से 90 दिन रहती है। एक बेल पे लगभग 15 किलो फल आते हैं। एक बेल लगभग 80 दिन खेत में रहते हुए 200 लीटर से पर्याप्त पानी में चल सकती है। यदि वो पानी को खरीद के भी इस पौधे को लगाए तो 20 रुपये का पानी पिला के वो 5 रुपये किलो के हिसाब से 15 किलो लौकी के 75 रुपये प्राप्त कर सकता है। तो आज हमारी आवश्यकता है कि हम किसान को व्यावसायिक खेती की तरफ ले जाएं, जहाँ पे उसे कहें कि पानी अगर नहीं है तो पहले संचित करें, अगर संचित नहीं होता है तो खरीदें और खरीदने के लिए वो सभी साधन इस्तेमाल करें जो कि पानी को सहेजने में काम आते हैं। टांका है, डिक्की है, और उसके बाद बूंद बूंद पद्धति का इस्तेमाल करते हुए वो अगर ऐसी फसलें लगाएं जो कम अवधि की है, एक पौधे पे ज़्यादा फल देती है, जिसकी बाजार में मांग है, तो हमारे तरबूज, खरबूज, काकड़ी है, ये सब इस श्रेणी में किसान लगा के और मालो माल हो सकता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में सब्जी वर्गीय फसलों के तहत बहुत से किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं और आजकल तो टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं, जिससे इसकी खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। आज हम आपको जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान विशाल शर्मा से मिलवाने जा रहे हैं जो इसकी खेती करके अधिक लाभ कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को। मैं 4-5 सालों से टमाटर की खेती कर रहा हूँ और इसमें मुझे अच्छी इनकम आ रही है और अभी ठीक चल रहा है मेरा। जैसे टमाटर थोड़ा रेट भी ज़्यादा मिल रहा है अभी बाज़ार में, तो ठीक इनकम हो रही है। इसके पहले मैंने पॉलिटेक्निकल की और उधर से मेरे को जैसे नौकरी कम ही मिली। फिर मैंने सोचा कुछ खेती बाड़ी की जाए, तो फिर अभी मैंने कम से कम कोई 1 बीघा ज़मीन में अपना टमाटर लगाया हुआ है और जैसे कोई 2600 पौधे अभी लगे हुए हैं और जैसे अच्छी पैदावार हो रही है टमाटर की। तो मैंने अप्रैल महीने में ये अपनी टमाटर की खेती स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले मैंने खेतों की जुताई की और उसके बाद मैंने इनको जैसे थोड़ा खाद वगैरह, जैसे मैं टोटली गोबर की खाद यूज़ कर रहा हूँ, जैसे जो मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाई हुई है अपनी। और जैसे टोटली मेरा भी टमाटर ऑर्गेनिक है, जैसे मैं स्प्रू ऑर्गेनिक ही देता हूँ। टमाटर के बेड बनाए और फिर उसके ऊपर मैंने जो पनीरी तैयार करके रखी हुई थी, तो जैसे मैंने मार्च स्टार्ट में ही पनीरी दे दी थी और 25 दिन की पनीरी होने के बाद मैंने इधर शिफ्ट कर दी। जैसे पौधे से पौधे की दूरी मेरी है आपकी 1-1 फुट की दूरी रखी हुई है, क्योंकि ये हाइब्रिड टमाटर है तो थोड़ा फैल जाता है। फिर तो अप्रैल माह में जब मैंने यहाँ की पनीरी यहाँ पे शिफ्ट की अपने इस खेतों के बेड में, तो फिर उसके बाद होता कि सिंचाई की व्यवस्था मैंने की हुई है और मैंने आपकी जो डीपिंग व्यवस्था है वो भी है मेरे पास। पर इसमें थोड़ा टमाटर में उसकी प्रॉब्लम आ जाती है डीपिंग की, तो ये पॉली हाउस में ठीक रहता है। जैसे बाहर थोड़ा घास वगैरह भी आ जाता है अभी बरसात का टाइम है। तो ऐसा है कि मैं जैसे स्टार्टिंग में तो रोज़ पाइप से ही करता रहा और फिर उसके बाद जैसे जब पौधे बड़े हो रहे थे और
जैसे पौधे टिक गए वो तो उसके बाद फिर मैं जैसे हफ्ते में 2 बार सिंचाई कर देता हूँ। और अभी तो बारिश का टाइम हो रहा है तो अभी सिंचाई मैंने कम ही कर रहा हूँ। इसकी निराई गुड़ाई के बारे में जब स्टार्टिंग में होता है तो तब तो हम जैसे 3 कई बार गुड़ाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये होता है कि जैसे जो घास है वो हमारा फिर जब बड़ा हो जाता है, जैसे बड़ा हो गया तो फिर घास को फिर काटना ही पड़ता है। फिर मैं काट के ऐसे इसी के अंदर ही दे देता हूँ जो इसकी खाद का भी काम कर देगा। और जब पौधे जब बड़े हो जाते हैं ज़मीन से तो उन पौधों को मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ अपना ही, जैसे सरिये का और ये आपका एंगल का, उसके साथ ऐसा कि फिर उसमें मैं एक लोहे की तारें डाल देता हूँ। तो एक बेड में मैं जैसे 2 लाइनों में 2 पंक्तियों में टमाटर लगाता हूँ और फिर जो धागा होता है वो नीचे से धागे से उसको बांध देते हैं, जैसे जो प्लास्टिक की रस्सी होती है छोटी सी उससे बांध दीजिए और फिर ऊपर हो जाएगा। तो फिर मैं जैसे टमाटर की एक ही ब्रांच लेता हूँ, जैसे 1-2 ब्रांच लेता हूँ, जैसे नीचे से मैं कटिंग करता जाता हूँ। कभी कभी मेरा टमाटर का पौधा 10-12 फुट तक भी चल जाते हैं। जैसे ये टेक्निक अच्छी है क्योंकि इससे टमाटर की जैसे टमाटर नीचे नहीं फैलता और पत्तियाँ भी सही, जैसे पत्तियाँ नहीं लगती है टमाटर के ऊपर, क्योंकि पत्तियाँ लगेगी तो टमाटर थोड़ा देखने में ठीक नहीं लगेगा और सड़ने सुड़ने की भी प्रॉब्लम नहीं हो। और अब प्रोडक्शन पे आते तो जैसे जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो जैसे मैंने अप्रैल में ये टमाटर लगाया हुआ, तो जो वैरायटी मैंने लगाई हुई है वो आपकी 2 महीने में फसल देना स्टार्ट कर रही है। और जैसे अप्रैल मई और जून में मैंने टमाटर लेना स्टार्ट कर दिया था और जैसे मैं ठीक अभी 3-4 कैरेट टमाटर मेरा निकल रहा है, जैसे पका हुआ। अब मैं कच्ची तोड़ाई कर लेता हूँ तो जैसे सुबह तक मार्केट वगैरह में पहुँचाते वो पक जाता है। जैसे इस बार रेट ठीक मिला, 400 रुपये तक क्रेट था पहले और अभी 1000 रुपये तक भी क्रेट मैंने बेचा है। अभी मैं जैसे आज मैंने 800 रुपये तक क्रेट बेचा हुआ है। रोज़ की जैसे मैं 1 क्विंटल का हिसाब रखे तो कम से कम भी 20-30 क्विंटल टमाटर मैंने बेच चुका हूँ अभी तक। जैसे 1 महीने तक अभी मैं शायद और फसल ले सकता हूँ, पर अभी जो मेन फ्रूट था, जैसे जो मेन फर्स्ट था वो आपका निकल गया और इसके बाद थोड़ा टमाटर थोड़ा छोटा भी होने लग पड़ता है और साइज़ भी में भी कमी आ जाती है। और इस बार ऐसा है कि जैसे मैं अपनी प्रोडक्शन करके 2-2.5 लाख रुपए तक कमा चुका हूँ और आगे मेरे हिसाब से कोई 1 लाख रुपये तक और कमा सकता हूँ मैं। जैसे किसानों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप भी उनमें से कोई खेतीबाड़ी का या कुछ पोल्ट्री फार्म का या कुछ यानी कि रिलेटिव टू एग्रीकल्चर कोई भी जैसे काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने आंवला के बाग लगाए हुए हैं उनके बागों में इस समय कई तरह के कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जैसे मिली बग, छाल भक्षक कीट इत्यादि। तो बागवान भाई इन कीटों की पहचान कैसे करें और इनके नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपयोगों को अपनाएं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक बागवानी विशेषज्ञ। किसान भाइयों नमस्कार। अभी जो प्रमुख तौर से सीजन चल रहा है बारिश का, मानसून सीजन, उसमें हमारा जो प्रमुख नेचुरल फल वाला जो पौधा है आंवला, उसमें बहुत प्रकार के कीड़ों का प्रकोप होता है। परंतु इस सीजन में विशेष तौर से ये देखने में आ रहा है कि हमारे आंवले की फसल पर, हमारे आंवले के बगीचों पर, किसानों के खेतों में जिस समय फ्लावरिंग और फ्रूट फॉर्मेशन वाला जो पीरियड चल रहा है, बहुत सारे कीटों से नुकसान होता है। औषधीय गुणों से भरपूर फलों में आंवला की बात करें तो इसके बाग प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। चूँकि इस समय आंवला के बाग में कुछ कीटों का प्रकोप होता है, जिसके कारण इससे मिलने वाली फलत बहुत कम हो जाती है। तो बागवान भाई आंवले के बाग को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को कैसे पहचाने और इनके नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं। समय जो आंवले की फसल पर प्रमुख कीट है उसमें आता है आपका काउबग या मिलीबग। मिलीबग और काउबग दोनों इस प्रकार के कीट हैं कि वो हमारे आंवले की कोमल जो शाखाएं होती हैं या ऊपर निकलने वाली जो फल वृक्ष या पुष्प गुच्छ जो होते हैं उसमें आके चिपक जाते हैं। और मिलीबग के जो बग्स होते हैं, निम्फ और इसकी जो एडल्ट, ये दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं हमारी फसल को।
और जहाँ पर ये चिपकते हैं उस फसल से, पौधे के उस हिस्से से चिपक कर रस चूसते रहते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम जो पौधे की नलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा भोजन पौधे के दूसरे हिस्सों में संचारित होता है, उस भोज्य पदार्थ को ये कीड़े चूस लेते हैं, जिससे वहाँ पर जो है और ड्राइनेस हो जाती है, पौधा कमज़ोर पड़ जाता है और वहाँ से सूखने लगता है और शुरुआत की अवस्था में फल गिरने लगते हैं और पुष्पगुच्छ जो है वहाँ पर सूख के ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार रस चूस के इन कीड़ों के द्वारा हमारी आंवले की फसल को नुकसान पहुंचाया जाता है। इस समय जो हमारे काउबग और जो मिलीबग का प्रकोप हो रहा है उसको विशेष तौर से ध्यान रखें हमारे किसान भाई कि रस चूसने वाले कीड़ों के लिए जितने भी अपनी आंतरिक देहनाशी जो दवाएं आती हैं, जिनको कि सिस्टमेटिक दवाएं बोलते हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है और शुरुआत की अवस्था पे किसी भी प्रकार की दवा का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से ज़्यादा उपयोगी होगी। इसलिए जिसमें कि आपकी थायोमेथोक्साम नाम की दवा आती है, इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है, इन दवाओं का उपयोग शुरुआत की अवस्था में जब कीड़ों का प्रकोप बहुत ही कम अवस्था में हो उस समय अगर उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से इन कीड़ों का प्रकोप को नियंत्रण किया जा सकता है और इनको रोका जा सकता है। आंवले के बाग को क्षति पहुंचाने वाले कीटों में एक है बार्क ईटिंग कैटरपिलर, जिसे छाल भक्षक कीट कहते हैं। इसके कीट के क्षतिकारक अवस्था की पहचान एवं नियंत्रण के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। दूसरा प्रमुख कीड़ा है इंडरवेला, जिसको बार्क ईटिंग कैटरपिलर बोलते हैं, जो कि हमारे आंवले के पौधे के तनों को खाता है। ये तने में छेद करके अंदर घुस जाता है और हमारे आंवले के पौधे के तने को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर देता है। ये पौधे के अंदर एक सुरंग बनाकर उसमें रहता है और इसकी वृद्धि के लिए जो 4 अवस्थाएं रहती हैं उसमें प्रमुख तौर से हानि करने वाली जो अवस्था इसकी है वो कैटरपिलर है, जिसको लार्वा बोलते हैं। इल्ली अवस्था इस कीट की हानिकारक अवस्था होती है और ये हमारे पौधों में तने में घुस के उसके अंदर खा के उसको नुकसान पहुंचाती है, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधे में कमजोरी आती है, जिसकी वजह से हमारा फल उत्पादन प्रभावित होता है। इसको रोकने के लिए एक हमारे किसान भाई विशेष तौर से जो रुई का उपयोग किया जा सकता है, इसमें केरोसिन या दूसरे जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उससे भिगा के रुई को और अंदर जो है इसमें डाल दिया जाता है। एक लंबी जो है सलाई, पतली जो लकड़ी की या पतली तार की बनी हुई जो सलाई जो रहती है उसका उपयोग किया जा सकता है, जिससे वो रुई का धागा या किसी कीटनाशक में भिगो के या जो है केरोसिन वगैरह में भिगो के वो रुई को पूरी उसके अंदर भरते जाते हैं और दबाते जाते हैं उससे, जिससे कि वो जो सुरंग बनी हुई है उसकी उसमें अंदर तक ये दवा और केरोसिन अंदर रहे और उसको ऊपर से मिट्टी से बंद कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी इल्ली अंदर की अंदर जो है ख़त्म हो जाए। तो इस प्रकार से इन कीड़ों को हमारी फसल पे होने से रोका जा सकता है। एक और प्रमुख कीड़ा जो हमारे आंवले की फसल को नुकसान पहुंचाता है उसको गाल कैटरपिलर बोलते हैं। इसकी जो इल्ली होती है वो हानिकारक होती है हमारे आंवले की फसल के लिए, जो कि हमारे पौधे के तने पे और टहनियों पर गाल बनाती जाती है, सुरंग बनाती हुई जाती है। और इस कीट का प्रकोप विशेष तौर से इस क्षेत्र में जनवरी और फरवरी और मार्च के महीनों में, जनवरी से मार्च के महीनों में 3 माह में इसका प्रकोप देखा जाता है। तो इसको रोकने के लिए विशेष तौर से ध्यान रखें। जब इसकी अंडे जब फरवरी और मार्च में इसके दिए जाते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा है कि जब इसके अंडे फरवरी मार्च में एगलिंग इसके द्वारा की जाती है, उसी समय पर अगर किसी भी दवा का उपयोग, चाहे वो ट्राइजोफॉस हो, क्लोरपायरीफॉस हो, क्विनोलफॉस हो, किसी भी प्रकार की दवा का उपयोग अगर कर लिया जाता है तो अंडे देने के समय ही इन कीड़ों को और इनके अंडों को ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए शुरुआत में इसका ध्यान दें, जब ये एगलिंग की अवस्था होती है उस समय अगर हम किसी भी दवा का उपयोग करेंगे तो उसको आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंगफली की फसल में पीलिया रोग के लक्षण दिखाई देते ही गंधक का अम्ल 0.1% या हरा कसीस के 0.5% घोल का छिड़काव करें। खेतों में पानी इकट्ठा न रहने दें एवं वर्षा जल के निकास की उचित व्यवस्था करें। बाजरा, ज्वार एवं मक्का की फसल जिन क्षेत्रों में 3 से 4 सप्ताह की हो गई हैं, वहां निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकाल दें तथा वर्षा वाले दिन बाजरा एवं ज्वार में नत्रजन उर्वरक की शेष मात्रा छिड़क दें। भिंडी की फसल में पीत शीरा मोजेक रोग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग में पत्तियां चितकबरी होकर प्याले नुमा शक्ल की हो जाती हैं। इस रोग का संचार सफेद मक्खी नामक कीट से होता है। इसके नियंत्रण हेतु फूल आने के पहले तथा फूल आने के बाद मेलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। फलदार पौधे लगाने का समय है। पहले से तैयार गड्ढों में 50 से 100 ग्राम क्यूनोलफॉस 1.5% चूर्ण प्रति गड्ढे के हिसाब से रोपाई से पूर्व मिला दें। पौधे के अनुसार निश्चित सिफारिश की दूरी पर अच्छे किस्म के पौधे लगा दें। मौसम के अनुसार प्रबंधों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है रायसेन नगर जिला श्रीगंगानगर से सुखबीर सिंह ने। आप प्याज की उन्नत किस्म एवं नर्सरी तैयारी पर जानकारी चाहते हैं तो सुखबीर जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जनरली प्याज एक नकदी फसल है, लेकिन कई समय ऐसा भी होता है कि जब इसका उत्पादन इतना ज्यादा हो जाता है कि इसके रेट अच्छे नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जहाँ तक खरीफ प्याज की बात है तो इसका निश्चित रूप से रबी प्याज के बजाय ज्यादा अच्छा पैदावार होती है और ज्यादा अच्छा उसका रेट भी मिल जाता है। इसके लिए थोड़ी सी कुछ सावधानी रखें। जनरली देखने में आए कुछ किसान सीधा खेत में बीज छिड़क के और उसमें जो है बुआई कर देते हैं, तो ये विधि अच्छी नहीं बताई गई है। सबसे पहले उसकी नर्सरी तैयार करेंगे। किसान भाइयों, खरीफ प्याज की नर्सरी से स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए उचित स्थान का चयन कर नर्सरी बेड कैसे तैयार करें, आइए जानते हैं। तो मिट्टी का चयन जहाँ तक हो सके ऊंचाई वाला स्थान चयनित करें जहाँ पे ज्यादा पानी नहीं भरे, नहीं तो बारिश आई और पूरा खेत लबालब हो गया। और अच्छी उपजाऊ मिट्टी हो, थोड़ी भुरभुरी हो और उसमें खरपतवार ज्यादा नहीं उग रहे हो, कंकर पत्थर कम हो, इस तरह की मिट्टी का चयन करें और अपने पानी के स्रोत के आसपास हो, जिससे कि उसमें बार बार पानी देने की जो है ज्यादा समस्या नहीं रहे, अपन पानी अच्छे से दे सकते हैं। उसके बाद में उसका उपचार कर लें। भूमि उपचार के लिए सोलराइजेशन करें। सूर्य की किरणों के द्वारा मिट्टी का उपचार कर सकते हैं, जिसमें मिट्टी को गीला करें पहले और उसके बाद में उसको पॉलीथीन शीट से ढक दें। पॉलीथीन शीट से ढकने से उसमें जो है भाप निकलती है और भाप की वजह से पूरे उसके जो जर्म्स हैं, उसके जो फंगस है वो सब खत्म हो जाती है। इसके बाद में उस पॉलीथीन शीट को हटाते हैं और 2-3 दिन तक उसको खुला रखते हैं। मिट्टी को जो है गुड़ाई कर देते हैं जिससे गैस निकल जाए उसकी। उसके बाद में उसमें बेड्स बनाते हैं। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा गोबर का या वर्मी कंपोस्ट भी मिला दें। 8 से 10 किलो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिला देंगे तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी में जो है पौध का जमाव अच्छा होगा, थोड़ा सा बढ़वार अच्छी होगी। क्यारियां भी जनरली नर्सरी क्यारी जो है उठी हुई बनाते हैं सब खरीफ में, क्योंकि प्लेन क्यारी बनाएंगे तो उसमें पानी भर जाएगा और अपनी सारी पौध मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। उठी हुई क्यारी जो है 90 सेंटीमीटर चौड़ी, 15 सेंटीमीटर ऊंची और आवश्यकता अनुसार लंबाई की बनाई जा सकती है। किसान भाइयों, खरीफ प्याज का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में कौन कौन सी हैं तथा नर्सरी में बीजों की बुवाई और अन्य प्रबंधनों को कैसे करें, आइए जान लेते हैं। इसके बाद में अच्छी किस्म का बीज लेके आए। किस्में आजकल बहुत आ रही है बाजार में, जिसमें एक पुरानी किस्म जैसे N53 है, नासिक 53 थी। इसके बाद में एग्रीफाउंड डार्क रेड है, भीमा रेड है, भीमा सुपर है। इस तरह की जो किस्में हैं इनका चयन करें। जो लाल रंग का प्याज होता है जनरली वही खरीफ में लगाते हैं और उन बीजों को जो है पहले उपचारित कर लें। 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से फफूंदनाशक पाउडर का उपयोग करें, जिसमें मैंकोजेब,
या बावस्टीन के नाम से जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में उसमें लाइन सोइंग कर रहे हैं, छिटकवा विधि से नहीं करें। नर्सरी में भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन बना ले हल्के हाथ से या फिर लकड़ी के टुकड़े से, और उनमें जो है लाइन में बीज डालें और उसके बाद में मिट्टी और गोबर की खाद का मिश्रण बना के उस पर वापस छींट दें, जिससे कि बीज के ऊपर हल्की सी आधा सेंटीमीटर परत मिट्टी की आ जाए, और फिर उसमें हल्की सिंचाई कर दें। झारे से सिंचाई की जा सकती है। जब पौध 5-6 सप्ताह की हो जाए, खेत में लगाने लायक हो जाए, उससे पहले ध्यान रखें कि उसको हार्डनिंग करें। खेत उसमें नर्सरी में उसकी हार्डनिंग कर लें। उसके लिए उसको 2-3 दिन तक पानी देना बंद कर दें। जिस दिन लगाना है उस दिन उसको अच्छे से पानी देके उसको उखाड़ लें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।